नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसे लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को याद करते हुए और अपने सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट लगातार कंप्लीट कर रहे होंगे। साथियों, करना भी यही है। अगर आपको राजस्थान की एग्ज़ाम जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की आने वाली एग्जाम है, अगर उसको क्रैक करना है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करके ही आपके सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके साथ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए लगातार आपके राजस्थान एग्जाम चैनल पर। साथियों, अनअकैडमी का प्लस कोर्स परचेज करने के बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जितनी भी लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे। एजुकेटर परीक्षा की कंप्लीट आपको तैयारी करवाते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव एक्सेस ले सकते हैं। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, आप अपनी कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं कि राजस्थान टॉप करने में कहीं कोई कमी तो नहीं है। प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं अपने आप को यहाँ पे। उसके बाद में आप आरपीएससी सेक्शन में जाकर प्लस कोर्स पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए साथियों, केवल 350 रुपये महीना। अगर आप 24 मंथ्स के लिए कोर्स परचेज करते हैं तो इससे सस्ता क्या हो सकता है। साथ ही आरपीएससी में जाकर आप विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए, जिससे एवरीडे बेसिस पर होने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी कीजिए साथियों। ये तो बात हुई हमारे प्लस कोर्स की। अब साथियों हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान में ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ऊर्जा के सोर्स जो हैं परंपरागत और गैर परंपरागत, दो आधार पर हमने सोर्स को डिवाइड किया। उसके बाद में समाप्यता के आधार पर हमने देखा कि नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स होते हैं। कल हमने इनकी चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में जो विद्युत प्लांट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या पूरे भारत में कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट और अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के अंदर विद्युत क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए। तो नंबर 1 विद्युत जो है समवर्ती सूची का विषय है और 1987 में दार्जिलिंग के अंदर भारत के अंदर पहला विद्युत ग्रह लगाया गया था। वर्तमान में 21,175 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें वायु विंड एनर्जी आपके 3,734 मेगावाट है और सोलर एनर्जी आपके 2,178 मेगावाट है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई और जुलाई 2000 में 5 कंपनियों का गठन किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कल हमने चर्चा कर ली थी मेरे प्यारे साथियों, कि किसमें जयपुर में 12, अजमेर में 11 और जोधपुर में 10 जिले शामिल हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 2001 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से विद्युत की उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिससे क्या हुआ, एक तो विद्युत की छीजत में कमी आई, दूसरा विद्युत की जो चोरी होती थी उसके अंदर कमी आई मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर 3 संस्थाएं, एक का नाम है रेडा और एक का नाम है RSPCL। इन दोनों की स्थापना 1995 में की गई थी। उसे 9 अगस्त 2002 को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कर दिया गया। आइए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की आज बात कर लेते हैं जल्दी से। तो साथियों देखो, नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके लिए राजस्थान सरकार में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की नीति 2004 में आई थी। बिल्कुल पूछी जा सकती है कि गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का पॉलिसी कब आया था? 2004 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक है आपके कैप्टिव पावर प्लांट पॉलिसी। कैप्टिव पावर प्लांट पॉलिसी कब आई थी? आपके 1999 में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि निजी क्षेत्र की सहायता से 166 मेगावाट तक के पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना, यानी 166 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगाना, इस नीति का उद्देश्य था मेरे प्यारे मित्रों, कैप्टिव पावर प्लांट नीति 1999। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, बायोमास पॉलिसी, ये राजस्थान सरकार ने 26 फरवरी 2010 यानी 2010 के अंदर इस पॉलिसी को जारी किया था।
और बायोमास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रखा राजस्थान सरकार ने? साथियों, 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, किससे? बायोमास से। वर्तमान में अभी हमने देखा था 2 सीट पहले कि 101.95 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास एनर्जी से, यानी अभी भी 200 मेगावाट कम है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा की बात करें, विंड एनर्जी की, तो इसकी बहुत सारी पॉलिसीज आई है। पहली पॉलिसी आई आपके 2002 में, 2003 में दूसरी पॉलिसी आई, 2004 में तीसरी पॉलिसी आई, 2012 में चौथी पॉलिसी आई, और साथियों नंबर 5 जो पांचवी पॉलिसी है आपके विंड एनर्जी से रिलेटेड, उसका नाम है विंड एंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। ये आई आपके 19 दिसंबर 2019। साथियों एक साल भी नहीं हुआ है जब से हमारे अशोक गहलोत सर की सरकार आई है, तब उन्होंने पवन ऊर्जा पे और सौर ऊर्जा के ऊपर स्पेशल फोकस दिया है मेरे प्यारे मित्रों। तो लेटेस्ट पवन ऊर्जा नीति कब आई? पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति के नाम से 19 दिसंबर 2019 को ये नीति आई थी मेरे प्यारे मित्रों। इसका डेट आपको याद रखना है। इसके बाद में अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, एक साल भी इस नीति को आए हुए नहीं हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद हम बात करें सोलर एनर्जी पॉलिसी की, तो सौर ऊर्जा नीति, पहली सौर ऊर्जा नीति आपके 19 अप्रैल 2011 यानी 2011 में आई। दूसरी सौर ऊर्जा नीति आपके 2014 में आई, और जो लेटेस्ट सोलर एनर्जी पॉलिसी है ये आपके 19 दिसंबर 2019, यानी एक डेट याद करोगे 2 पॉलिसी याद हो जाएगी। इसे बोलते हैं एक के साथ एक फ्री। तो 19 दिसंबर 2019 को ही कौन सी पॉलिसी आई? पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। और 19 दिसंबर को ही कौन सी नीति आई? सौर ऊर्जा नीति। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं तो देखिए इस नीति में ये कहा गया कि सौर ऊर्जा लगाने के लिए जो आपका जमीन आवंटन होगा उसके अंदर 50% की छूट दी जाएगी। उसके लिए जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसमें 100% की छूट दी जाएगी। जैसे मान लो आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाते हो तो जो स्टेट जीएसटी है, जीएसटी का मतलब गुड सर्विस टैक्स, यानी राज्य का जो जीएसटी है उसके अंदर 90% तक निवेश अनुदान मिलेगा आपको। और ये बात आपको याद रखनी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए क्या करेंगे? सौर ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देंगे, रूफटॉप यानी छत के ऊपर सोलर एनर्जी के प्लांट, सौर ऊर्जा पंप और सौर हीटर, इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे, सोलर पार्क का विकास करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु जो नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसके अलावा कैनाल टॉप, कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। जलाशय टॉप, जलाशय का मतलब होता है तालाब, तालाब में पावर प्लांट लगाएंगे और सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों को 300 मेगावाट सौर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना करके अगले 5 वर्षों में ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। यानी जितने भी सरकारी मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 300 मेगावाट यानी 33 जिला मुख्यालयों में 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और सौर रूफटॉप सिस्टम से, यानी जो आपके हेडक्वार्टर है उनकी छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, तो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये थी आपकी पॉलिसी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये वाला पॉइंट कि 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़े हम। राजस्थान की विद्युत परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की परियोजनाएं हैं, एक परंपरागत जल विद्युत परियोजनाएं और एक गैर परंपरागत जल विद्युत परियोजनाएं। किसकी बात कर रहे हैं? रंगीले राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो परंपरागत में जलीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा आता है, और गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोफ्यूल ऊर्जा, इनकी राजस्थान के अंदर चर्चा की जाती है। ये सब स्टडी करेंगे तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। जब हम नंबर 1 बात करें जलीय ऊर्जा की, जलीय ऊर्जा का मतलब है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि पानी को ऊपर से गिराया जाता है ऊंचाई से, उसके बाद में टरबाइन चलाया जाता है, वो टरबाइन पर जब वो पानी गिरता है तो उससे ही आपके जलीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? अब इसमें 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं जलीय ऊर्जा में। एक वे परियोजनाएं जो राजस्थान सरकार की है, यानी इसके अंदर अगर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। नंबर 2 देखिए, राजस्थान और अन्य राज्य के सहयोग से परियोजनाएं, जैसे आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल परियोजना, जैसे आपने नाम सुना होगा चंबल परियोजना, जैसे आपने नाम सुना होगा माही बजाज सागर परियोजना।
ये परियोजनाएं किस में आती है? आपके राजस्थान और अन्य राज्य के सहयोग से आती है। इसके अलावा साथियों केंद्र सरकार की कुछ परियोजनाएं हैं। केंद्र सरकार की उन परियोजनाओं की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जिनसे राजस्थान सरकार को बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो जलीय ऊर्जा में 3 तरह की हम जो है पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। पहले राजस्थान सरकार की पावर प्लांट, दूसरे 2 राज्यों के मध्य यानी राजस्थान और दूसरा जो राज्य है इसकी पार्टनरशिप में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। नंबर 3 चर्चा करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर प्लांट है जिससे राजस्थान को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों तैयार हो जाइए। नंबर 1 हम बात करते हैं। देखो जलीय ऊर्जा 3 प्रकार की, राजस्थान सरकार की, राजस्थान और दूसरे राज्यों की, और तीसरी केंद्र सरकार की। वे परियोजनाएं जहां पर राजस्थान का हिस्सा निर्धारित है, यानी राजस्थान को क्या मिलता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा मिलता है। चलो साथियों देखते हैं राजस्थान सरकार की 3 परियोजनाएं हैं, जाखम, अनास और इंदिरा गांधी। अगर मैप में देखना चाहते हो तो ये देखिए राजस्थान का मैप है। इस मैप में आप देखोगे तो पाओगे कि प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी, और प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध बना हुआ है। इसी बांध के पास में जाखम लघु पन विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पर है, आपके प्रतापगढ़ में है, जो कि राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, जहाँ पर सीता माता अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ से 5.4 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। कितना? केवल 5.4 मेगावाट। प्लीज कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा, केवल 5.4 मेगावाट, इसीलिए क्या है, लघुपन है। इसके अलावा बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हो तो आपके गंगानगर, आपके बीकानेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं, जिसमें कुछ शाखाएं हैं जैसे अनूपगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, पूगल हो गया, बिरसलपुर हो गया। इन पर आपके लघु पन विद्युत परियोजनाओं के प्लांट लगाए गए हैं और यहाँ से अबाउट 23.85 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इसके अलावा एक परियोजना है अनास, बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी एग्जाम में पूछी जाती है, अनास जल विद्युत परियोजना। ये भी राजस्थान सरकार की परियोजना है। अब देखो दक्षिणी राजस्थान में कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा जिले में है, और कितने मेगावाट की परियोजना है, आपके 140 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार की ये 3 परियोजना है। एक का नाम है जाखम जो कि 5.4 मेगावाट की है, प्रतापगढ़ में है। एक का नाम है अनास जो कि 140 मेगावाट की है और आपके बांसवाड़ा में है। एक का नाम है इंदिरा गांधी लघु पन विद्युत परियोजना जो 23.85 मेगावाट की है, जो कि आपके इंदिरा गांधी नहर पर है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा राजस्थान सरकार की परियोजनाएं, देखी 3 परियोजनाएं। अब हम देख रहे हैं राजस्थान और दूसरे राज्य के सहयोग से बनने वाली परियोजनाएं, जिसमें नंबर 1 है भाखड़ा नांगल परियोजना। जब आप स्टडी करते हो तब आप देखते हो सतलज नदी के ऊपर एक बहुउद्देशीय परियोजना बन रही है। सतलज नदी के ऊपर एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, याद आ रहा होगा आपको, गोविंद सागर। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है और इसी के आगे इस सतलज नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। क्या नाम है इस बांध का? इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध, इस बांध का नाम है। उसके आगे चलते हैं तो एक बांध बना है सतलज नदी पे, उस बांध का नाम है नांगल बांध। क्या नाम है? नांगल बांध। उसके बाद में इस नदी से थोड़ा आगे चलते हैं नांगल बांध से, तो यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है बिस्त दोआब नहर। क्या नाम है? बिस्त दोआब नहर। और एक का नाम है भाखड़ा नहर। ये जो भाखड़ा नहर है ये इसका संबंध आपके किससे है? राजस्थान से है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाखड़ा बांध के ऊपर, भाखड़ा बांध कहाँ पर है? ये आपके बिलासपुर में है। कौन से पुर में है? बिलासपुर में है। और बिलासपुर कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा बांध को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एक यूएसए के वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आपके हार्ले स्लोकेन। हार्ले स्लोकेन इस व्यक्ति की देखरेख के अंदर आपका ये वाला जो भाखड़ा डैम है ये पूरा हुआ था, स्लोकेन। ठीक है, और इसी भाखड़ा नांगल को आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विराट चमत्कारिक वस्तु कहा है। विराट चमत्कारिक वस्तु कहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, विराट चमत्कारिक वस्तु कहा है। ठीक है, और इसी भाखड़ा बांध से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और इस भाखड़ा बांध को 1963 के अंदर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, यानी नेशन को डेडिकेट किया गया था, राष्ट्र को समर्पित। ठीक है, और इसी भाखड़ा नांगल बांध से 1480 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है मेरे प्यारे मित्रों। और इसमें से अबाउट 15.22% हिस्सा किसको मिलता है? आपकी राजस्थान राज्य को मिलता है। इस बात का याद रखना है कि 1480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है भाखड़ा नांगल परियोजना से।
और इसमें से 15.22% हिस्सा जो है वो किसको मिलता है, आपके राजस्थान को मिलता है। आप इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15.22% आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और ये नदी कौन सी है, ये आपकी सतलज नदी है। ठीक है ना, सतलज नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी परियोजना है साथियों आपकी व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के ऊपर आप जानते हो व्यास नदी के ऊपर दो बांध बने हैं, पोंग बांध और पंडोह बांध। ये दोनों बांध जो है कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, एक कांगड़ा जिले में है, और जो पोंग बांध है, इस पोंग बांध के ऊपर 396 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जो पंडोह बांध है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है उसका नाम देहर है। जो पोंग बांध है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर का नाम पोंग है, और पंडोह बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है उसका नाम देहर है। पोंग से 396 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और देहर से 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पोंग बांध जो है इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 58.5% है दोस्तों, बड़ी हिस्सेदारी है, 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और जो दूसरा बांध है आपके पंडोह है, वहाँ पर जो पॉइंट है उसे बोलते हैं देहर। यहाँ से 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और राजस्थान का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे मित्रों, 20% है। इसलिए मैंने आपको बताया था ये परियोजना किसकी है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यानी तीनों राज्यों की परियोजनाएं हैं। ये वही परियोजना हुई जो राजस्थान सरकार और जो पड़ोसी राज्यों की सहयोग से चलाई जा रही परियोजनाएं हैं, जिससे राजस्थान का हिस्सा मिलता है, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये दूसरी परियोजना हुई आपकी व्यास परियोजना। पूछा जा सकता है पोंग और देहर का संबंध किससे है, तो व्यास परियोजना से है। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। आप जानते हो मध्य प्रदेश से एक नदी आती है, राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती है, उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस गुजरात में निकल जाती है और खंभात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है साथियों, इसी नदी का नाम है आपके माही बजाज सागर परियोजना। 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, 576 किलोमीटर टोटल लंबाई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये जो परियोजना है ये आपकी गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। इसमें जो है आपके राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा 55% है। यानी गुजरात का पार्टनरशिप 55% है और राजस्थान का पार्टनरशिप 45% है। और इसी नदी के ऊपर आपको पता है यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है, ये आपके बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा कहाँ पर है, आपके बांसवाड़ा में एक जगह है बोरखेड़ा। इसी जगह पर ये बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर माही बजाज सागर बांध रखा गया है। ठीक है, और इस बांध की खास बात यह है, इस बांध की लंबाई जो है 3100 मीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है, यानी ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपके माही बजाज सागर बांध है। और मेरे प्यारे मित्रों, इस माही बजाज सागर बांध से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है, एक से 90 मेगावाट का और एक से 50 मेगावाट का। टोटल दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 140 मेगावाट। और ये जो 140 मेगावाट है इसका 100% किसको मिलता है, आपके राजस्थान गवर्नमेंट को मिलता है। क्यों मिलता है, आप तो बोलोगे कि साहब राजस्थान का हिस्सा तो 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है, तो फिर राजस्थान को 100% क्यों मिलता है। क्योंकि साथियों जब दोनों राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ तब ये बताया गया कि हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है, जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहाँ पर क्या है कि बड़ा दिक्कत है, वो क्षेत्र जो है डेवलप नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक जो है वो डेवलप नहीं है, वहाँ की एजुकेशन जो है वो डेवलप नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा करने के लिए ये टोटल 140 मेगावाट की बिजली किसको देने की बात कर दी गई, राजस्थान सरकार को देने की बात कर दी गई। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात समझ गए आप। ये है आपके माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, और माही बजाज सागर परियोजना में कौन सा डैम है, माही बजाज सागर डैम है, जो कि आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। इसी क्रम में आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपके आती है चंबल जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चंबल जल विद्युत परियोजना जो है आपके रंगीले राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश यानी टाइगर स्टेट, इन दोनों की पार्टनरशिप में है। और दोनों का हिस्सा कितना है, 50% प्लस 50% दोनों का हिस्सा है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखो ये नदी आपकी निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से निकली और राजस्थान के 84गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। उससे पहले ही मंदसौर जिले में एक डैम बनाती है जिसे आप बोलते हो गांधी सागर डैम। क्या आप बोलते हो, गांधी सागर बांध बोलते हो।
उसके बाद में ये आपके राजस्थान के अंदर एंटर करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाती है जिसका नाम आपकी क्या है, राणा प्रताप सागर यानी आरपीएस, राणा प्रताप सागर यानी राणा प्रताप सागर बांध बनाती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और आपके राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के अंदर एंटर करती है, और इस नगरी का नाम है कोटा, और कोटा के अंदर एक बांध बनाती है जिसका नाम है जवाहर सागर डैम। कौन सा डैम? जवाहर सागर डैम। उसके आगे बढ़ते हैं और एक बांध और बनाती है और उसका नाम है कोटा बैराज। ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, कोटा बैराज ऐसा बांध है इस नदी पे बना हुआ जहाँ से विद्युत का उत्पादन कितना होता है? शून्य, यानी विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो फिर कोटा बैराज किस काम में आता है साथियों? एक तो आपके सिंचाई के अंदर काम में आता है और एक आपके पेयजल के अंदर काम में आता है। कौन सा? कोटा बैराज। अब हम बात करते हैं गांधी सागर बांध की, ठीक है ना। गांधी सागर बांध जो कि आपके मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है, इससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें जो कि आपके राजस्थान में है, और राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है कैपेसिटी के आधार पर। सबसे लंबा बांध तो कौन सा है? माही बजाज सागर। कैपेसिटी के आधार पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है? 172 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें जवाहर सागर डैम की जो कि आपके कोटा जिले में है, यहाँ से 99 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। साथियों टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल हो गया 386 मेगावाट, यानी 386 मेगावाट टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया। किससे? चंबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, जो कि जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50%। इसीलिए राजस्थान का हिस्सा कितना आया इसमें? राजस्थान का हिस्सा आया 193 मेगावाट। कितना आया? 193 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा इसमें आ गया। तो साथियों ये थी आपकी चंबल जल विद्युत परियोजना। साथियों कोटा बैराज की बात है, कोटा बैराज की बात आपको मैं बता देता हूँ। कोटा बैराज बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके क्या है? कोटा बैराज है। और इस कोटा बैराज से क्या 2 नहरें निकाली गई है। एक बोलते हैं राइट साइड की नहर जो कि आपके कोटा में है, और दूसरा आपके बूंदी में है। दूसरी है आपके लेफ्ट साइड की नहर जो कि आपके बूंदी और कोटा में है। जो राइट साइड की नहर है, राइट साइड की सीधे हाथ की तरफ में जो नहर है वो आपके कहाँ पर है? कोटा में है। और वो आपके कहाँ पर है? बारां में है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये जो राइट साइड की नहर है इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। क्या नहीं निकाली गई है? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और इन नहरों का नाम क्या है? एक का नाम है दिगोद, एक का नाम है पचेल, एक का नाम है कचारी, एक का नाम है अंता, एक का नाम है गणेशगंज, एक का नाम है अंता माइनर, एक का नाम है अंता लिफ्ट, एक का नाम है सोरखंड, एक का नाम है जालीपुरा। जालीपुरा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। किससे? जो राइट साइड की लिफ्ट नहर है कोटा बैराज की, जो कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में जाती है। अब आप बोलोगे साहब याद नहीं रहेगा, तो देखो याद करने की ट्रिक क्या है। दीपक बोलता है गणेश को, दीपक गणेश को क्या बोला कि आ, दीपक गणेश को बोलता है कि आ सो जा, कि भैया बहुत थक गया है, तू आके क्या कर ले, अब थोड़ा सो जा। दीपक का मतलब क्या है? दी का मतलब दिगोद, पै का मतलब पचेल, कै का मतलब कचारी, गणेश का मतलब गणेशगंज, आ का मतलब 2 है अंता माइनर और अंता लिफ्ट, सो का मतलब क्या है? सोरखंड, और जा का मतलब क्या है? जालीपुरा। ये 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और काम की बात यह है, इसमें सबसे पहली लिफ्ट नहर जिसका नाम है दिगोद और सबसे अंतिम लिफ्ट नहर जिसका नाम है जालीपुरा, इन दोनों का संबंध किससे है? कोटा से है। यानी दिगोद लिफ्ट नहर कहाँ पर है? आपके कोटा में है। और जालीपुरा लिफ्ट नहर कहाँ पर है? आपके राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा में है। बाकी जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं जिसमें पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट और सोरखंड, ये सभी लिफ्ट नहरें कहाँ पर है? आपके बारां जिले में है। कहाँ पर है? आपके बारां डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये थी आपकी राजस्थान और राजस्थान के सहयोग से बनने वाली परियोजनाओं की चर्चा। आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना है जिसका नाम है राहू घाट परियोजना। कौन सी परियोजना है? राहू घाट परियोजना है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की हिस्सेदारी है। इसमें 50-50% और राजस्थान को 79 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्राप्त होती है। और ये आपके धौलपुर एरिया में बनी हुई है और आपकी कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है राहू घाट परियोजना?
ये आपके राजस्थान की कामधेनु, ठीक है ना, चंबल नदी पर है और कहाँ पर है, धौलपुर में है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50%, और नाम क्या है, राहू घाट जल विद्युत परियोजना। तो साथियों 3 परियोजना हमने राजस्थान सरकार की देखी और 5 परियोजना हमने देखी जो राजस्थान और राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं इन दोनों के जॉइंट वेंचर है। ठीक है, एक गुजरात के साथ देखी, एक हरियाणा पंजाब के साथ देखी, एक फिर हरियाणा पंजाब के साथ देखी, एक फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ चंबल देखी, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में राहू घाट देखी। तो ये 5 परियोजनाएं हैं जो जॉइंट वेंचर परियोजनाएं हैं राजस्थान और किसी दूसरे स्टेट के साथ में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की परियोजनाएं, वे परियोजनाएं जिनसे केंद्र सरकार की पैसा केंद्र सरकार का लगा है और राजस्थान को कुछ हिस्सा मिलता है। देखो साथियों, इसमें क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है परियोजना का नाम क्या है, ठीक है ना, दूसरा वो परियोजना कौन सी नदी पर है, ठीक है ना, और तीसरा और वह परियोजना कौन से राज्य में है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ याद रखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, नंबर 1 परियोजना है सलाल परियोजना। क्या नाम है, सलाल परियोजना। और जो सलाल परियोजना है मेरे प्यारे मित्रों, ये कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है ना, तो नाम क्या है, सलाल, नदी कौन सी है, चिनाब या चेनाब, और राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अभी क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरी हो गया है जम्मू कश्मीर, अब राज्य नहीं रहा है। इसका संचालन कौन करता है, केंद्र सरकार की परियोजना है, तो राजस्थान सरकार तो इसका मैनेजमेंट देख नहीं सकती। कौन देखता है, NHPC यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NHPC सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। इसकी टोटल कैपेसिटी 690 मेगावाट है और राजस्थान का हिस्सा कितना है, अबाउट टू 3%, यानी लगभग 3% है, 2.95%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। संचालन कौन करता है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, वही संस्था जो पहले आपकी सलाल परियोजना का संचालन करती है वही इसका संचालन करती है। इसका टोटल कैपेसिटी कितना है, 390 मेगावाट है। और राजस्थान में कितना इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है इसका, 10.88%। कितना है, 10.88% राजस्थान का हिस्सा है मेरे प्यारे मित्रों। दुलहस्ती परियोजना ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। तीसरी बात करते हैं उरी परियोजना। मूवी देखी होगी आपने, उरी, नहीं देखी तो देखना मेरे प्यारे मित्रों। उरी परियोजना ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है। इसका मैनेजमेंट कौन करता है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन करता है, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है, एक से 480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, दूसरे से 840 मेगावाट का। ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है क्योंकि याद नहीं रहेगी। ठीक है, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ये क्या है, इसका संचालन करती है। 480 में से 8.96% और 840 में से 11.40% हिस्सा राजस्थान को मिलता है। ये हिस्सा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि याद रहेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 4 चमेरा परियोजना। जो चमेरा पावर प्रोजेक्ट है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है और आपके रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर। जो इंडस रिवर है यानी जो सिंधु नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं, उनमें से एक नदी है रावी। और यहाँ पर भी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है इसका मैनेजमेंट करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही है। जितनी परियोजनाएं मैंने आपको बताई है कॉपी में नोट कर दीजिए और दिमाग के अंदर इनको सेट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी टॉपिक जो है बहुत लंबा चलेगा, इसलिए आगे आप तैयार रहिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी है, सब चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से संबंधित है सारी की सारी टोटल कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको पूरा करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर लाइव मिल सकते हैं। और अगर राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर रात को 9 बजे मुझसे मिल सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो विष्णु 1 कोड का यूज कीजिए और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को बढ़िया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।